औलाद का फर्ज। सुबह मोबाइल की घंटी बजते ही सलोनी की नींद खुल गई। इतनी सुबह किसका फ़ोन होगा, कहते हुए उसने फ़ोन उठाया तो उसके भाई की आवाज़ आई, सलोनी पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। कल शाम से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई है, रुधे स्वर में उसने कहा और फ़ोन रख दिया। रमन लाल जी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारते हुए बिस्तर पर पड़े थे। अंतिम समय में उनकी पूरी ज़िंदगी जैसे उनकी आंखों के सामने घूम रही थी। घर की गरीबी को देखते हुए उन्होंने कम उम्र में ही नौकरी करनी शुरू कर दी थी और फिर अपने कमाए थोड़े से पैसे लगाकर छोटा सा व्यापार शुरू किया। माता पिता के आशीर्वाद से उसमें सफलता मिलने लगी। फिर सविता जी से उनकी शादी हो गई तो दोनों ने मिलकर माँ बाप की जिम्मेदारी निभाने के साथ बाकी की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई। पहले उनका बेटा विवेक पैदा हुआ और उसके 3 साल बाद सलोनी पैदा हुई, लेकिन रमन लाल जी का लगाव हमेशा अपनी बेटी से रहा। बेटे से पहले वह हमेशा अपनी बेटी को रखते। पढ़ाई में भी सलोनी बहुत अच्छी थी, जबकि विवेक हमेशा औसत नंबर से ही पास होता था। उसे नालायक कहकर पुकारना पिता की आदत बन गई थी। बड़ी होकर सलोनी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने पैरों पर खड़ी हो गई, जबकि विवेक ने अपने पिता का बिजनेस आगे बढ़ाया। माँ बाप ने शादी करके बेटी को ससुराल भेज दिया और बेटे की शादी करके बहू घर ले आए। ठीक है, समय अपनी रफ्तार से चला। करीब 3 वर्ष पहले उनकी पत्नी सविता जी उनका साथ छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। सारी पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह घूमती जा रही थी। उनकी आंखों में नमी बरकरार थी। रमनलाल जी की हालत खराब जान उनके कुछ करीबी रिश्तेदार भी उनका हालचाल जानने आ गए। सामने दीवार पर टकी घड़ी शाम के 5 बजा रही थी। बेटा, बहू और सभी रिश्तेदार उनके आसपास चिंतित बैठे हुए थे। पूरे घर में इतना सन्नाटा पसरा हुआ था कि एक सुई भी गिरती तो उनकी भी आवाज़ आ जाती। आसपास खामोशी से रिश्तेदार भी ऊबने लगे थे। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी उनके दरवाजे के बाहर आकर रुकी और रमन लाल जी की बेटी सलोनी और उनके दामाद उस गाड़ी से निकलकर जल्दी से घर के अंदर पहुंचे। बेटा, बहू, पोता पोती और सगे संबंधी उनके बिस्तर के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। सलोनी और उनके पति के आने के साथ ही कमरे में अचानक चहल पहल शुरू हो गई। उसी का इंतजार था सभी लोगों को। बेटी को देखते ही रमन लाल जी की आंखों में चमक आ गई। आते ही सलोनी रोते हुए अपने पिता से लिपट गई तो दामाद ने भी पैर छूकर ससुर को प्रणाम किया। उसी समय वकील साहब भी कमरे में आ गए। सभी रिश्तेदारों की नज़र उन पर टिकी हुई थी। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं रमनलाल वर्मा अपना यह मकान अपने बेटे बहू के नाम करता हूँ। मेरी दुकान और मेरे व्यवसाय पर केवल मेरे बेटे का ही हक होगा। मेरे बैंक अकाउंट में मेरी जितनी भी संपत्ति है उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे बहू का होगा। उसमें से 1/4 हिस्सा मेरे पोते पोती का और 1/4 हिस्सा मैं अपनी बेटी सलोनी को देता हूँ। वसीयत का यह बंटवारा सुनते ही जैसे आसपास खड़े सभी लोगों को एक अचंभा सा लगा कि रमनलाल जी जैसे आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति जो अपनी बेटी को इतना अधिक प्रेम करते थे, उन्होंने आज अपनी बेटी को बिल्कुल पराया ही कर दिया। सलोनी, जो अभी तक सदमे में थी, बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए भरे गले से बोली, पापा, आपने तो मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। अपने नालायक बेटे को अपने सब कुछ दे दिया और मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने हमेशा इस समाज में आपका सिर ऊंचा किया और आपने मुझे ही पराया कर दिया। आप शायद भूल गए पापा, हमारा कानून बेटा और बेटी को माँ बाप की संपत्ति में एक समान अधिकार देता है। इस हिसाब से तो आपने मेरे साथ अन्याय किया है। बेटी की बात सुनते ही रमन लाल जी थोड़ा मुस्कुराए और कपकपाती आवाज़ में बोले, बेटी सलोनी, तू हमेशा मेरे दिल के करीब रही। मैंने तुझे तेरे भाई से ज़्यादा प्यार किया है, लेकिन बेटियां, मैंने जो फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया है। तुम इंजीनियरिंग करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, तो मैंने उसमें तुम्हारा साथ दिया। जीवन के हर एक मोड़ पर मैंने एक पिता होने की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। तुम्हारे पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी करवाई और उसे दिल से अपनाया। अपना हर कर्तव्य हम लोगों ने बखूबी से निभाने की कोशिश की है। और रही बात कानून की, तो वकालत तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर है कि जिस अधिकार की तुम बात कर रही हो वह अधिकार पिछली पीढ़ियों से चली आ रही संपत्ति पर होता है। और यह बात तो तुम्हें भी मालूम है कि जो गरीबी से हमारी पुरखों ने जीवन जिया
है। उसके पास कोई संपत्ति तो कभी थी ही नहीं। संपत्ति तो दूर, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। आज मेरी संपत्ति बांटने का हक सिर्फ मेरा है, और संपत्ति के इस बंटवारे के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बेटी, जब तक तुम्हारी माँ जिंदा थी, तुम्हारे भाई भाभी ने हम दोनों की खूब सेवा की। 3 वर्ष हो गए तुम्हारी माँ को गुजरे हुए, लेकिन तुम्हारे भाई भाभी ने मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी। जरूरत से ज़्यादा ख्याल रखा। 1 वर्ष से बिस्तर पर पड़ा हूँ। तुम्हारी भाभी ने पौष्टिक खाना बनाकर खिलाने से लेकर मेरे गंदे कपड़े धोने तक काम दौड़ दौड़ कर किए। चाहती तो मेरी बहू आजकल की लड़कियों की तरह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती थी। मेरी संपत्ति तो मेरे मरने के बाद उन्हें मिल ही जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और मेरा बेटा विवेक, जिसे मैं आज तक नालायक बोलता आया, उस बेटे ने मेरी गंदगी तक साफ की है। रात भर बैठकर मेरी पैर दबाता था। भोजन का एक एक निवाला मुझे अपने हाथों से खिलाता था। और ये मेरे पोता पोती जो दिन भर मेरे आगे पीछे मंडराते हुए मेरा दिल लगा कर रखते हैं। दादू दादू करते हुए नहीं थकते। इतना प्यार करने वाला परिवार शायद ही किसी को मिलता है। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर बोले, बेटी, अंतिम समय में तेरी माँ मुझे याद करती रही। अरे, कुछ दिन उसके पास रहकर उसकी सेवा नहीं कर सकती थी तो कम से कम 1-2 घंटे के लिए उनसे मिलने तो आ सकती थी ना। लेकिन तुमने इतना भी नहीं हुआ। माना कि शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियां निभानी जरूरी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसे अवसर आए जब हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तुम्हारी भाभी अकेली पड़ जाती थी। कई बार तुम्हें बुलावा भेजा, लेकिन तुम हमारे बुलाने से भी नहीं आई। अपनी मरती हुई माँ से मिलने से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हें विदेश घूमना लग रहा था। कहते कहते रमन लाल जी की सांसें उखड़ने लगी। फिर बड़ी मुश्किल से केवल इतना ही बोल पाए, मेरी केवल यही दुआ है कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहें। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर उन सब की ओर देखते हुए उन्हें आशीर्वाद देने लगे और हमेशा हमेशा के लिए परलोक सिधार गए। लेकिन जाते जाते दुनिया वालों के सामने एक मिसाल पेश कर गए और यह संदेश देकर गए कि अधिकार जताने से पहले फ़र्ज निभाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और